करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ये प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से समझें, अपनी कॉपी में नोट करें और इनका रिवीजन करें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? प्रश्न को समझेंगे। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? मतलब श्वसन के मामले में जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थल में रहने वाले जीव हैं वो किस प्रकार लाभप्रद हैं, किस प्रकार ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग सब बहुत अच्छे से समझते हैं, इसके बारे में आप जानते भी हैं, बस इसे अपने शब्दों में बहुत अच्छे से आपको उत्तर के रूप में लिखना है। स्थलीय जीव वातावरण की ऑक्सीजन का सीधा उपयोग करते हैं। हम लोग स्थलीय जीव जो हैं वो वातावरण की ऑक्सीजन का सीधा उपयोग करते हैं, जबकि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दोनों की स्थिति अलग अलग है। हम लोग जितने भी स्थलीय जीव हैं, हम हैं, इसके अलावा और भी अन्य स्थल में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसका सीधा उपयोग करते हैं। और जलीय जीव क्या करते हैं? जलीय जीव जो जल में विलेय ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो जल में विलेय ऑक्सीजन है उसकी मात्रा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। मतलब हम लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है और जो जल में जीव रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम उपलब्ध हो पा रही है। इसलिए हम लोग अर्थात जो स्थलीय जीव हैं इस मामले में लाभ की स्थिति में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कैसे स्टोर होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन के दौरान, हम जानते हैं श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन यह ऊर्जा तुरंत उपयोग में नहीं लाई जाती है। जब यह तुरंत उपयोग में नहीं लाई जाती है तो क्या होता होगा इसका? तो यह जो ऊर्जा है यह स्टोर होती है, संग्रहित होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये जो ऊर्जा निकल रही है श्वसन के दौरान, ये किस फॉर्म में, किस रूप में संग्रहित होती है? तो यह एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहलाती है ये एटीपी। तो नाम अच्छे से याद करेंगे, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एटीपी बनता कैसे है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एटीपी बनता कैसे है। तो एटीपी के लिए, एटीपी की बनने के लिए हमको 2 मुख्य यहां शब्द दिख रहे हैं, एडीपी और फॉस्फेट। एडीपी और फॉस्फेट। तो ये जो एडीपी है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। यह लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। और ये जो है ये फॉस्फेट अर्थात अकार्बनिक फॉस्फेट है। अकार्बनिक फॉस्फेट को हम यहाँ किस नाम से लिख रहे हैं? फॉस्फेट के नाम से लिख रहे हैं। तो 2 चीजें हमारे समझ में आई, पहला एडीपी,
दूसरा फॉस्फेट। तो ये जो एडीपी है और ये जो फॉस्फेट है, ये दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में। और श्वसन की क्रिया भी कहाँ होती है? वो भी कोशिका में ही होती है। तो अब तीन चीजें हो गई। पहला है एडीपी, दूसरा है फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट, इसको आईपी भी लिखते हैं हम, और तीसरी चीज है श्वसन से प्राप्त ऊर्जा। जब ये तीनों मिलते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कब होता है? जब कोशिका में उपस्थित एडीपी अर्थात ये जो एडीपी है ये और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट और श्वसन से प्राप्त ऊर्जा, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है। यही यहां लिखा हुआ है, देखिए। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में पाए जाने वाले एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी बनाने में काम आती है। तो इस तरीके से एटीपी का निर्माण होता है। ये जो इसमें एटीपी है यह हाई एनर्जी कंटेंट है, मतलब इसमें ज्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है। किसकी तुलना में? एडीपी की तुलना में। अब एडीपी और एटीपी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर याद रखेंगे। यह क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और यह है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अब आगे देखते हैं कि एटीपी तो बन गया। अब हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या होता है? तब ये जो एटीपी है यह जल की मदद से टूटता है। क्या करता है? यह एटीपी जल की मदद से टूटता है। किसमें टूटेगा? पुनः टूटेगा एडीपी में अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और फॉस्फेट में अर्थात अकार्बनिक फॉस्फेट में, और ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। जो विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है, ये जो ऊर्जा निकल रही है। तो इस तरीके से श्वसन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा है वह स्टोर होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे हमेशा। एडीपी, अकार्बनिक फॉस्फेट और ये ऊर्जा, ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब के सब कोशिकाओं में होते हैं और कोशिकाओं में ही ये एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? हम लोग श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस तरह से होता है? भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न प्रकार से भी होता है। तो ये जो ऑक्सीकरण का पथ है इसे हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? ऑक्सीकरण के पथ को हमने, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को पथ का जो पथ है इसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और तीसरा ऑक्सीजन का अभाव। मतलब एक हो गया ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अर्थात अनॉक्सीशोषण, और तीसरा है ऑक्सीजन का अभाव। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में मुख्य रूप से 2 चरण हैं। पहले चरण में ग्लूकोज का पायरूवेट में परिवर्तन होता है। पहले चरण में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरूवेट में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, यह 3 कार्बन वाले अणु अर्थात पायरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला चरण है, इसमें इसका विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है
पायरुवेट में, जो कि पहला चरण है और तीनों में ये चरण पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये चरण होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये चरण होगा और ऑक्सीजन के अभाव में भी ये चरण होगा। तो तीनों में पहला ये कॉमन है। क्या कॉमन है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। और यह जो क्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य में होती है। तो पहली चीज क्लियर कि ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है और यह क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। अब पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट जो है वह आगे इसकी 3 स्थितियां होती हैं। पायरुवेट जो है उसकी कितनी स्थितियां होंगी? पायरुवेट की 3 स्थितियां होंगी कि वह किसमें परिवर्तित होगा। तो सबसे पहली स्थिति देखते हैं हम कि पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कब? पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है और ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है। तो देखें, ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें क्या होगा? यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदलता है। अर्थात पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, जल में बदलता है और ऊर्जा मुक्त करता है। यहां ऊर्जा की मात्रा ज्यादा मुक्त होती है और चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में है इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीश्वसन। ये कौन सा श्वसन है? ऑक्सीश्वसन है। और ऑक्सीश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहली प्रक्रिया हो गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है वह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। पायरुवेट किस में परिवर्तित होता है? ये पायरुवेट है। ये किस में परिवर्तित होता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम हमें कहां देखने को मिलता है? तो किण्वन के समय यह ईस्ट में होता है। किण्वन के समय में यह किस में होता है? ईस्ट में होता है। और यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और ये जो पायरुवेट का विखंडन है ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊर्जा भी देता है। क्या देता है? ऊर्जा भी देता है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा अनॉक्सी श्वसन में, अवायवीय श्वसन में कम होती है। मतलब अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा की कम मात्रा निकलती है। तो 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं। पायरुवेट से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो कि अनॉक्सी श्वसन में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और अब तीसरा देखते हैं ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है। ऑक्सीजन के अभाव में देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है। कब होता है? ऑक्सीजन के अभाव में होता है। और किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यहां किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस तरह से यहां और ऊर्जा भी मुक्त होती है। और यही जो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, इसी के कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प होता है। कभी हम ज्यादा दौड़ लेते हैं या ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस स्थिति में हमारे शरीर में जकड़न होती है, क्रैम्प होता है, जिसकी वजह है लैक्टिक एसिड का निर्माण होना। और ये कब होता है? ऑक्सीजन के अभाव में। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वह 2 चरणों में होता है। पहला चरण ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन जो कि कोशिका द्रव्य में होता है।
इसके बाद पायरुवेट 3 अलग अलग पथ के द्वारा विखंडित होता है। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ईस्ट में होता है, और भी अन्य जो कुछ जीव हैं उनमें भी ये पाया जाता है ईस्ट के अलावा। तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ ही ऊर्जा मुक्त करता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा की कम मात्रा मुक्त होती है। तीसरा है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में ये होता है, जब कभी हमें हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो फिर यह श्वसन होता है और इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? हम श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से बाहर कैसे आता है, अर्थात हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखें। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसों का परिवहन रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दोनों गैसों का परिवहन रक्त द्वारा होता है, अर्थात ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों गैसें रक्त के द्वारा ही लाई जाती हैं और पहुंचाई जाती हैं। अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर होता है। दोनों अलग अलग हैं, देखिएगा। ऑक्सीजन रक्त के घटक होते हैं, तो जो रक्त का एक घटक है लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी, यह लाल रक्त कणिका में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बंधता है और यह कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं में मुक्त हो जाता है। अर्थात ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है हीमोग्लोबिन, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन रक्त में विलेय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? इसका परिवहन रक्त में विलेय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन रक्त में विलेय अवस्था में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है? किसको? मानव फुफ्फुस अर्थात जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उसमें अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है? तो इसका उत्तर जानने के पहले थोड़ा सा हम श्वसन तंत्र के बारे में जान लें कि किस तरीके की संरचना होती है। तो श्वसन तंत्र की संरचना देखें तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य भाग है वो ये देखें, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये क्या है? ये ट्रैकिया है। इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्रैकिया अर्थात विंड पाइप है। इसको श्वास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे हम लोग कहते हैं श्वास नली। अब देखिएगा, ये जो श्वास नली है, ये वाली नली, यह नली आगे आकर दो भागों में इधर बट रही है। ये देखिए, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ये दो भागों में बट रही है। तो ये जो दो भागों में बट रही है इसे हम कहते हैं श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई। ये क्या है? ये दो भागों में बट रही हैं, तो ये है ब्रोंकाई। मतलब ये मेन ट्रैकिया, विंड पाइप या श्वास नली, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बता रहा हूं,
ये श्वास नली, दो भागों में बटा, तो इसे हम कहेंगे श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है ये आगे और कई भागों में बट रहा है, ये देखिए ये कई भागों में बट रहा है, तो ये कहलाता है ब्रोंकियोल या श्वसनिका। क्या कहलाता है ये? ब्रोंकियोल या श्वसनिका। ये क्या है? ब्रोंकियोल या श्वसनिका है, इसे हम कहेंगे श्वसनिका। ये जो भाग है ये है श्वसनिका। अब श्वसनिका जो है वह आगे फिर से और छोटे गुब्बारे जैसी संरचना में चेंज होता है, इसका अंत यहां है, तो ये कहलाता है कूपिका या एल्बियोलाई। क्या कहलाता है ये कहलाता है कूपिका या एल्बियोलाई। तो जो हमने मुख्य शब्द देखे वो क्या देखे? ये है श्वास नली। क्या है ये? श्वास नली है। श्वास नली के बाद दो भागों में बटा, इसे हमने कहा श्वसनी या ब्रोंकाई। अब जो श्वसनी है आगे फिर से अनेक भागों में बटा, इसे हमने कहा श्वसनिका या ब्रोंकियोल। श्वसनिका या ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल जो है वो किसमें बदलता है? लास्ट में वो चेंज होता है कूपिका में। कूपिका गुब्बारे जैसी संरचना होती है और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये कूपिका अर्थात एल्वेओलाई। तो ये मुख्य चीजें हमने यहां देख ली। अब आगे इसका उत्तर देखते हैं। अब देखें उत्तर क्या है। तो फुफ्फुस में, फुफ्फुस अर्थात फेफड़े में श्वास नली ट्रेकिया, श्वास नली जो है ट्रेकिया है, छोटी छोटी नलिकाओं श्वसनी और श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है। पहले श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई में और उसके बाद फिर किसमें? ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना एल्वियोलाई में अंतकृत हो जाता है। किसमें? ये एल्वियोलाई में यहां बदल जाता है। अब कूपिकाओं की जो भित्ति है, कूपिकाओं की अर्थात ये जो दिख रही है आपको कूपिकाएं एल्वियोलाई, इसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ब्लड वेसल्स का जाल होता है। अब ये जो कूपिका है यह एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। क्या हो सके? गैसों का यहां विनिमय हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सके। और गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? इसके चारों तरफ क्या है? कूपिकाओं की भित्ति जो है उसमें चारों तरफ रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ब्लड वेसल्स का जाल होता है और इन्हीं के द्वारा यहां गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से ये जो फेफड़ा है, लंग्स है, ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनमें गैसों का विनिमय हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो यहां हमको वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। तो वायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन को हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। वायवीय मतलब ऑक्सी श्वसन, अवायवीय अर्थात अनॉक्सी श्वसन। तो ये दोनों नाम से इसका प्रश्न आ सकता है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता है या वायवीय श्वसन में क्या होता है? नाम ही है वायवीय, ऑक्सी अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अनॉक्सी श्वसन अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए इनका भोज्य पदार्थ जो है वह पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब भोज्य पदार्थों का यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके पहले जब हम लोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बारे में, उसके जो विभिन्न चरण है उसके बारे में पढ़े हैं, तो उसमें भी मैं बात कर चुका हूं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बारे में। तो थोड़ा सा वहां से भी आप लोग रिकॉल कीजिएगा।
थर्ड पॉइंट है, इसमें अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 एवं एल्कोहल है। तो यहां जल अलग है, यहां एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में है, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी ऊर्जा मिलती है इसमें? 38 ATP ऊर्जा मिलती है। ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑक्सी श्वसन में 38 ATP ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखेंगे, यहां कितनी ऊर्जा मिलती है? यहां 38 ATP ऊर्जा मिलती है ऑक्सी श्वसन के दौरान, अर्थात अनॉक्सी श्वसन से ज्यादा। और अनॉक्सी श्वसन में कितनी मिलती है? अनॉक्सी श्वसन में यहां 2 ATP ऊर्जा मिलती है, अर्थात यहां ऊर्जा की मात्रा हमें कम मिल रही है। ऑक्सी श्वसन में 38 ATP, अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP ऊर्जा हमें मिलती है। अब अगला, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में, और यह सिर्फ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स जो हैं वो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन में 38 ATP ऊर्जा मिलती है हमें, अनॉक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, यह 2 ATP है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है, और यह संपूर्ण प्रक्रम कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब कुछ जीवों के नाम लिखना है जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, इनमें अवायवीय श्वसन होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आप इनका रिवीजन करें, अपनी नोटबुक में नोट करें और परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।